नमस्ते, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आप सबकी बहुत डिमांड पर हालांकि मैं कोई दूसरा नॉवल शुरू करना चाह रही थी, पर आप सब सुनना चाह रहे थे सुरेंद्र मोहन पाठक को, इसलिए मैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी का एक उपन्यास 3 दिन आपके लिए पढ़ रही हूँ। तो आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे और अपनी राय बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो शुरू करते हैं नॉवल। ओरिएंटल शिपिंग कॉरपोरेशन के विशाल एवं अत्यंत वैभवशाली यात्री वाहक जहाज़ सिल्वर स्टार को बम्बई की बंदरगाह पर लगे 1 घंटा हो चुका था जबकि राहुल ने डेक पर कदम रखा। लगभग सभी यात्री सैर सपाटे के लिए जहाज़ पर से कूच कर चुके थे। जहाज़ के क्रू के सदस्य भी कुछ जा चुके थे और कुछ जाने की तैयारी कर रहे थे। जो अभी नहीं गए थे उनमें से एक जहाज का पर्सन राहुल था। राहुल एक 6 फुट से भी निकलते कद का खूब मोटा व्यक्ति था। वो अभी केवल 28 साल का था, लेकिन वजन में 1 क्विंटल से भी ज़्यादा था। उसके विशाल आकार की वजह से ही लोग उसे राहुल रामचंदानी कहने की जगह राहुल बुलडोज़र कहते थे। अलबत्ता उसके मुंह पर ऐसे कहने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। थोड़ी देर पहले बारिश होकर हटी थी, जिसकी वजह से बाहर ठंडी हवा चल रही थी। राहुल ने नथुने फुलाकर एक गहरी सांस ली और परे किनारे पर जगमग करती बम्बई शहर की रोशनियों की तरफ देखा। बम्बई में वो पहली बार कदम रख रहा था। उस क्षण वो जहाज की वर्दी, सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद पतलून पहने था। सर पर वो सिल्वर स्टार के सुनहरे मोनोग्राम वाली पीक कैप पहने हुए था। अपना नीला ओवरकोट वो अपनी बाह पर डालकर डेक पर पहुंचा था, लेकिन वातावरण की ठंडक को महसूस करते हुए उसने ओवरकोट पहन लिया। उसने डेक पर दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई। जहाज का पुर्तगाली कैप्टन रेलिंग के सहारे खड़ा एक संपन्न पैसेंजर से बात कर रहा था। राहुल उसके करीब से होता हुआ गैंगवे की तरफ बढ़ा तो कैप्टन ने उसे नाम लेकर पुकारा। राहुल ठिठका, घूमा और फिर लंबे टक भरता हुआ कैप्टन के करीब पहुंचा। 3 दिन। कैप्टन अपनी 3 उंगलियां उठाकर उसे दिखाता हुआ बोला। सिर्फ 3 दिन रुकने वाला है हमारा जहाज इस बंदरगाह पर। मुझे मालूम है, राहुल बड़े अदब से बोला। अभी मालूम है, लेकिन विस्की का गिलास हाथ आते ही सब भूल जाओगे। ऐसा नहीं होगा सर। आज मंगलवार है। शुक्रवार शाम को 7 बजे जहाज यहाँ से कराची के लिए रवाना हो जाएगा। उससे पहले तुमने यहाँ वापस ड्यूटी पर होना है। यस सर। इस बार मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करने वाला, इसलिए दिन और वक्त याद रखना। यस सर। आइंदा 3 दिन तुम शराब पीते हो या उसमें गोते लगाते हो, ये तुम्हारा जाती मामला है। वैसे चाहो तो तजुर्बे के तौर पर इन दोनों बातों में कभी फ़र्क महसूस करके देखो। किन 2 बातों में? शराब पीने में, उसमें गोते लगाने में। यस सर। फ्राइडे इवनिंग 7 PM शार्प। यस सर। कैप्टन को खामोश हो गया पाकर राहुल फिर गैंगवे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन कुछ क्षण राहुल को देखता रहा और फिर समीप खड़े पैसेंजर की तरफ घूमा। ये लड़का, कैप्टन बोला, जब जहाज़ पर होता है तो विस्की को हाथ तक नहीं लगाता, लेकिन जहाज बंदरगाह पर पहुंचा नहीं, खुशकी पर इसके पांव पड़े नहीं कि इसके विस्की में डूबने उतराने के प्रोग्राम शुरू। ये तो आपके लिए अक्सर मुसीबत खड़ा कर देता होगा, पैसेंजर बोला। जहाज पर नहीं करता। जहाज पर तो इससे ज़्यादा मुस्तैद, फर्मा बरदार और ज़िम्मेदार आदमी ढूंढना मुहाल है। हालांकि काम करना इसके लिए कतई ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी जहाज़ पर ये पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करता है। काम करना ज़रूरी क्यों नहीं इसके लिए? कैप्टन ने एक क्षण ठिठका फिर बोला। ग्रेगरी साहब, आप हमारे रेगुलर पैटर्न हैं, इसलिए मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। क्या? पैसेंजर उत्सुक भाव से बोला। ये लड़का जो इस जहाज़ पर बतौर पर्सन नियुक्त है, हकीकतन इस जहाज़ के और ओरिएंटल शिपिंग कॉरपोरेशन के मालिक कृपाल रामचंदानी का इकलौता बेटा है। क्या? जी हाँ, यानी कि हकीकतन मैं इसका नहीं, ये मेरा बॉस है, ये मेरा एम्प्लॉयर है। कमाल है। ये यहाँ बतौर पर्सन काम करता है और इसके बाप को एतराज़ नहीं? बाप को मालूम हो तो ज़रूर एतराज़ कर होगा ना? कैप्टन, व्हाट इज़ द स्टोरी? लड़का इश्क में खता खाया हुआ है। किसी लड़की ने ऐसा दिल तोड़ा इसका कि ये जान दे देना चाहता था। मेरे समझाने पर खुदकुशी का हौलनाक इरादा तो इसने अपने जहन से निकाल दिया था, लेकिन इसे सुकून हासिल नहीं था। इसे और लंदन में यहाँ की ओरिएंटल शिपिंग कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है, जहाँ की ये अपने माँ बाप के साथ रहता था और जहाँ की पूनम नाम की वो बेवफा लड़की भी रहती है, इसे सुकून हासिल हो भी नहीं सकता था। इसी ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं इसे जहाज़ पर अपने साथ ले चलूं, लेकिन इसके बाप को खबर ना होने दूं। नतीजन एक अरबपति बाप का बेटा, इस जहाज़ का मालिक, यहाँ पर्सल की नौकरी करता है।
और अपने टूटे दिल को शराब के नशे से जोड़ने की कोशिश करता है? हमेशा नहीं। जहाज जब सफ़र में होता है तो यहाँ की रौनक में इसका दिल लगा रहता है। जहाज बंदरगाह पर लगता है, खाली हो जाता है, तब ये नॉर्मल नहीं रह पाता। फिर इसके कदम पड़ते हैं बंदरगाह पर। फिर होती है बोतल इसके हाथ में और ये बोतल में। तो इसके बाप को तलाश तो होती होगी इसकी। हाँ, ज़रूर होगी। आखिर ये अपने बाप की इकलौती औलाद है, उनका वारिस है। तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप इसके बाप को इसके बारे में खबर करें? बनता है, लेकिन मेरा वैसा ही फ़र्ज़ इसके लिए भी बनता है। मैंने राहुल से वादा किया है कि इसके बारे में इसके बाप को खबर नहीं करूँगा। आई सी। आप इसे वक्त पर लौटने की वार्निंग दे रही थी। कह रहे थे कि इस बार आप इसका इंतज़ार नहीं करने वाले। हाँ, ये लेट हो जाता है ना, तो मुझे जहाज़ लेट करना पड़ता है और इसकी वजह से पैसेंजर खफा हो सकते हैं। कभी किसी पैसेंजर ने इस बात की शिकायत कर दी तो भाई मेरी नौकरी पड़ा बनेगी। ये एक लग्जरी शिप है जिस पर आपकी तरह केवल वीआईपी ही सफ़र करते हैं। लड़के का वक्त पर यहाँ ना पहुँचता कभी मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। नशे में कतई भूल जाता है कि इसने वापस लौटना है। नहीं, ये बात तो इसे बखूबी याद रहती है। 2-3 घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होता ये, लेकिन लेट होता ज़रूर है। हाँ, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है। सिर्फ एक बार जापान में ये वक्त पर पहुंचा था। दिल क्यों टूटा इसका? ये मुझे नहीं मालूम। मेरे पूछने पर भी उस लड़की की स्टोरी सुनाने को ये कतई तैयार नहीं हुआ जिसने इसका दिल तोड़ा है। बड़ी अजीब बात है। अजीब भी है और बड़ी गैर मामूली भी। वो खुद भी तो ऐसा ही है। ही इज़ अ वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर। यस, वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर इंडीड। हालांकि राहुल बखूबी अफोर्ड कर सकता था, लेकिन फिर भी ड्रिंक के लिए वो कभी किसी ऊंचे दर्जे के बार में नहीं जाता था। अपनी शराबखोरी के लिए वो हमेशा किसी सेकंड क्लास या थर्ड क्लास बार को चुनता था और ऐसा बार अपरिचित शहर में भी तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब तक वो बखूबी जान चुका था कि हर बंदरगाह के इलाके में ऐसे बार और वैश्यालय बहुतायत में होते थे। ऐसी किसी जगह के बारे में उसे कभी किसी से पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसा एक बार डिमेलो रोड पर वो तलाश भी कर चुका था। उस बार का नाम प्रिंसेस बार था और उस वक्त वो ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। सिगरेट के धुएं और शोर शराबे से वो पूरी तरह से रचा बसा हुआ था। उससे पहले राहुल ग्राहम रोड पर स्थित एक बार में गया था, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लगा था और वो सिर्फ 2 पैग पीकर ही वहाँ से कूच कर गया था। प्रिंसेस बार उसकी पसंद की जगह निकली थी। चेतना पर हावी हो जाने वाला शोर शराबा, तन्हाई का दुश्मन हुजूम, किसी कम किसी अध को घोल कर पी जाने के लिए हासिल शराब। कोई 6 पेग विस्की वो वहाँ पी चुका था। भयंकर नशे की तरफ वो लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ देख कर ये कहना मुहाल था कि वो नशे में था। अलबत्ता उसकी आंखें उसके नशे की हालत की चुगली कर जाती थीं, जिनमें कि सामने वाले को लगता था कि वो उसे देखते हुए भी नहीं देख रहा था। शराब को राहुल बिना चखे, बिना उसका कोई आनंद उठाए पीता था। उसके सामने जाम आता था, वो उसे उठाकर खाली कर देता था। नया जाम आता था तो वो उसे खाली कर देता था। नहीं आता था तो वो चुपचाप बैठा जाम सर्व होने का इंतज़ार करता रहता था। आखिर उसे जल्दी भी क्या थी? कम से कम 3 दिन तो उसके पास हर बंदरगाह पर होते थे और उन दिनों में शराब पीने के अलावा उसने और करना ही क्या होता था। राहुल के बगल की मेज़ पर 2 आदमी किसी बात पर बहस कर रहे थे। कभी कभार वो उत्तेजित हो उठते थे तो ऊंचा ऊंचा बोलने लगते थे। ऐसे एक अवसर पर उनकी आवाज़ से आकर्षित होकर राहुल ने उनकी तरफ देखा था तो पाया था कि एक भारी भरकम लेकिन ठिगना सा मराठा था और दूसरा दुबला पतला 12 साल लंबा गोवानी था। दोनों 40 के पेटे में थे। उनकी बातचीत के कुछ टुकड़ों को सुनकर ही राहुल ने जाना था कि गोवानी का नाम रोबीराव था और मराठी का नाम मारुति राव था। मोटे, तू मूर्ख है, एक बार उसने गोवानी को गुस्से में कहते सुना। साले, अभी सिर्फ हमें मालूम है कि धोते मटका एजेंट होने के साथ साथ गुरुजी का सप्लायर बन गया है और 2.5-3 लाख रुपए का माल हमेशा अपने पास अपनी जेब में रखता है। अभी मौका सिर्फ हमारे हाथ में है। बाद में औरों को भी खबर लग गई तो कोई भी उसका गला काट कर माल झपट लेगा। वो कंपनी का आदमी है, मारुति राव बोला। सिर्फ मटके के मामले में गुरुजी का धंधा उसको अपना है। हम मटके के माल को हाथ नहीं लगाएंगे तो कंपनी का कहर हम पे कभी नाजिल नहीं हो पाएगा। आज नंबर कौन सा लगा? सांता मारिया, गोवानी असहाय भाव से बोला। अरे मैं तुझे उत्तर की बात समझा रहा हूँ, तू दक्षिण की बात कर रहा है। क्या लगाया था मटके पर तूने? 20 रुपया। लानत साले मोटे, नंबर लग भी गया होगा तो मिलेगा क्या तुझे? 1600।
और मैं जो तुझे यहाँ 1.5 लाख का रास्ता दिखा रहा हूँ। भाई साहब, एकाएक राहुल उनकी तरफ झुकता हुआ बोला, मटका कहाँ लगता है? दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो मैं परदेसी हूँ, लेकिन मैंने बम्बई के मटके का बहुत नाम सुना है। सुना है नंबर रोज़ निकलता है। मारुति राव के मुंह से निकला। मैं 3 दिन यहाँ हूँ, मैं भी मटका खेलना चाहता हूँ। अब कब निकलेगा नंबर? कल शाम को। मैं दाव लगाना चाहता हूँ। कितने रुपए का? 100 रुपये का। बस? हाँ, वो तो मैं यूं ही खेल खेल में ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम दाव ज़्यादा लगाओ तो। बाहर सड़क पर एकाएक गोवानी बीच में बोल पड़ा। बाहर से थोड़ी दूर एक बनारसी पान वाले की दुकान है, वहाँ पहुँच जाओ। लेकिन अब अपना काम करो, गोवानी सख्ती से बोला। ठीक है, राहुल तनिक आहत भाव से बोला। फिर उसने उनकी तरफ से पीठ फेर ली। वो फिर अपनी शराबखोरी में मशगूल हो गया और कई पैग पी चुकने के बाद उसे बनारसी पान वाले का दोबारा ख्याल आया। वो अपने स्थान से उठा, झूमता हुआ बाहर से बाहर निकल गया। तब तक लगभग 12 बज चुके थे और बाहर की भीड़ काफ़ी छट चुकी थी। मराठा गोवानी उस वक्त भी बार में बैठे थे, लेकिन उस वक्त वो एक तीसरे आदमी के साथ सर से सर जोड़े बातें कर रहे थे। तीसरा आदमी कोई 45 साल का मोटा थुलथुल सा व्यक्ति था। राहुल बार से बाहर निकला। बार के प्रवेश द्वार के पास ही टेलीफोन बूथ था, जिसके भीतर उस समय एक नौजवान लड़की मौजूद थी और कहीं टेलीफोन करने की कोशिश में डायल घुमा रही थी। बार की इकलौती सीढ़ी उतरते समय राहुल लड़खड़ाया। अपने आप को संभालने के लिए उसने बूथ का सहारा लिया तो उसके वजन से त्रस्त लकड़ी का बूथ सारे का सारा हिल गया। युवती ने हड़बड़ा कर उसकी तरफ देखा। सॉरी। राहुल बिना युवती की तरफ निगाहें उठाए होठ में बुदबुदाया और बूथ का सहारा छोड़कर सड़क पर आगे बढ़ गया। अपनी तरफ से वो बनारसी पान वाले की तलाश में बार से बाहर निकला था, लेकिन उस वक्त वो नशे में इतना धुत हो चुका था कि वो सिर्फ इतना जानता था कि वो चल रहा है। उसे ये नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा था। उसे ये याद तक नहीं रहा था कि बाहर से बाहर वो मटका लगाने की नीयत से बनारसी पान वाले की तलाश में निकला था। बूथ में मौजूद लड़की का नंबर मिल गया तो वो माउथपीस में बोली, हेलो अशोक, मैं वर्षा बोल रही हूँ। वर्षा? दूसरी ओर से आवाज़ आई। इस वक्त कहाँ से बोल रही हो? डिमेलो रोड से। आज एक इमरजेंसी ऑपरेशन की वजह से रुकना पड़ गया था, अब लौटने में दिक्कत आ रही है। हॉस्पिटल में गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। मैं टैक्सी पर सवार होने की नीयत से वहाँ से चल पड़ी थी, लेकिन अब मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। शुक्र है कि फ़ोन पर तुम मिल गए हो। अब बराए मेहरबानी तुम अपनी कार लेकर मुझे यहाँ लेने आ जाओ। तुम अस्पताल से ही मुझे फ़ोन कर देती। हॉस्पिटल का फ़ोन ख़राब था ना। अच्छा हॉस्पिटल है जिसमें ना वक्त पर गाड़ी हासिल होती है ना फ़ोन। तो तुम आ रहे हो? हाँ, और क्या नहीं आऊँगा। शुक्रिया। टिमेलो रोड पर कहाँ हो तुम? वो प्रिंसेस बार है ना, उसके सामने के टेलीफोन बूथ में। वर्षा, तुम ऐसा करो, बार के सामने ही मैंगलोर स्ट्रीट है, तुम उस गली को पार करके निकोल रोड पर आ जाओ। वहाँ क्यों? क्योंकि डिमेलो रोड पर आजकल सड़क मरम्मत के लिए रास्ता बंद है। वहाँ दूसरी तरफ से पहुँचने के लिए मुझे बहुत लंबा चक्कर काट कर आना पड़ेगा। मिंट रोड के सिरे तक जाना पड़ेगा मुझे। तुम वो ज़रा सी गली पार करके निकोल रोड पर आ जाओगी तो हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। जितनी देर में तुम गली पार करोगी ना, उतनी देर में ही मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है। और हाँ सुनो, मुझे निकोल रोड पर मैंगलोर स्ट्रीट के धाने पर मिलना। ओके। जनकराज धोते उस अकल के अंधे मोटे थुलथुल आदमी का नाम था, जिसके साधन तो मंगतों जैसे थे, लेकिन जिसकी ख्वाहिशें दुनिया को फतेह कर लेने के ख्वाहिशमंद सिकंदर से भी बढ़ चढ़कर थी। जिसको मटके के एजेंटी के धंधे से सब्र नहीं था, जो हेरोइन की बिक्री के खतरनाक धंधे में हाथ डाल बैठा था और जो नहीं जानता था कि वैसा खतरनाक धंधे बिना मुनासिब सरपरस्ती के नहीं चलते थे। उसे कंपनी का प्यादा जानकर किसी ने 2.5-3 लाख रुपए की हेरोइन का तो उसका एतबार कर लिया था, लेकिन उसे किसी तरह की सरपरस्ती देने की कतई कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता उसे ये ज़रूर बता दिया गया था कि उधार में मिली हेरोइन में या उसकी कीमत में कोई घोटाला करने की सूरत में उसकी लाश 36 टुकड़ों में बटी अरब सागर में तैरती पाई जा सकती थी। ऐसे ही आ बैल मुझे मार जैसी फितरत के व्यक्ति धोते को मारुति राव और रोबीरो की जुगत जोड़ी ने ये भरोसा दिया था कि सिर्फ 2% की कमीशन पर वो उसे 1 लाख रुपए की गुरुजी के ग्राहक से मिलवा सकते थे। प्रिंसेस बार में उनके साथ बैठे धोते ने फ़ौरन वो ऑफ़र कबूल कर ली थी और अपनी निगाह में ये कहकर भारी होशियारी दिखाई कि माल उसके पास नहीं है, वो ग्राहक से मिलेगा, वो उससे रकम हासिल करेगा और फिर माल ला कर देगा।
दोनों ने फौरन हामी भर दी। अपनी मूर्खता के साथ साथ धोते नशे के हवाले न होता तो आनन फानन हुई उस हामी ने ही उसे चौकन्ना कर दिया होता। वो सहर्ष ग्राहक से मुलाकात की खातिर उनके साथ चलने के लिए तैयार भी हो गया। कत्ल के लिए मुनासिब जगह रोबिरो ने पहले ही चुनी हुई थी। मैंगलोर स्ट्रीट के सिरे पर एक 3 मंजिला इमारत थी जो कभी आतंकवादियों का अड्डा होती थी और जहाँ कभी गोला बारूद तैयार किया जाता था। एक बार वहाँ मौजूद बारूद का भंडार किसी प्रकार आंख पकड़ गया था और आनन फानन में वो सारी इमारत खंडर बन गई थी। इमारत की कुछ दीवारें अभी भी खड़ी थीं, कोई छत भी कांकती करहाती बनी हुई थी, लेकिन रहने लायक उसका कोई भी हिस्सा नहीं रहा था। दिन में इमारत के विशाल कंपाउंड में बच्चे खेलने के लिए घुस जाते थे, लेकिन रात को वो भूतों का डेरा ही बनी रहती थी। वो जगह रोबिलो ने कत्ल के लिए चुनी थी, जहाँ की बकौल रोबिलो कई दिन तक तो लाश का पता ही नहीं चलने वाला था। धोते के दाएं बाएं चलते हुए रोबिलो और मारुति राव मैंगलोर स्ट्रीट में दाखिल हुए और उस खंडर इमारत की तरफ बढ़े। वर्षा मैंगलोर स्ट्रीट के मध्य में पहुंच गई तो उसे लगा कि वो गली का इकलौती राहगुजर नहीं थी। अपने पीछे से किसी कदमों की आवाज़ उसे लगातार सुनाई दे रही थी। उस सुनसान गली में उसका पीछा कोई कर रहा था। कहीं वो उसी के पीछे तो नहीं आ रहा था? वर्षा ने तनिक भयभीत होकर सोचा। उसने एक बार सावधानी से घूमकर अपने पीछे निगाह दौड़ाई तो उसे अंधेरी गली में कोई दिखाई नहीं दिया। ज़रूर उसे पीछे घूमता पाकर वो किसी पेड़ के पीछे छुप गया था। क्यों ना वो भी थोड़ी देर के लिए कहीं छुप जाए और उसे गुजर जाने दे। लेकिन उसने सिहर कर सोचा, अगर कोई उसी की फिराक में था तो वो भला यूँ चुपचाप कैसे गुजर जाता गली में से। उसने जल्दी जल्दी गली पार कर जाना ही मुनासिब समझा। उसने दोबारा चलना शुरू करते ही पीछे से कदमों की आहट फिर सुनाई देने लगी। वो और भयभीत हो उठी। उसका जी चाहने लगा कि वो जोर से चिल्ला पड़े और या तो फिर वो एकदम से वहाँ से भाग जाए, लेकिन उसने दोनों में से कोई काम नहीं किया। वो खामखा डर रही थी। उसने अपने आप को तसल्ली दी। उस इलाके से वो पूरी तरह वाकिफ़ थी। राहजनी या रेप की कोई घटना वहाँ हुई हो ऐसा तो उसने कभी नहीं सुना था। तो फिर वो भयभीत क्यों थी? भयभीत क्या, वो तो आतंकित थी। उसका सारे जिस्म में रह रहकर ठंडक की लहर दौड़ जाती थी। बेमानी था उसका डरना। वो गली उसकी बपौती थोड़ी ही थी, कोई भी उस रास्ते से गुजर सकता था। लेकिन उसके ठिठकने पर पीछे से आती पच्चा बंद क्यों हो गई थी? उसने एक बार फिर घूमकर पीछे देखा। उसी क्षण पीछे आता हुआ व्यक्ति एक स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरा। वर्षा ने देखा वो एक हाथी जैसा विशालकाय व्यक्ति था। उसके विशाल आकार और सिर की टोपी के अलावा वर्षा और कुछ न देख सकी, क्योंकि तभी रोशनी उसके पीछे हो गई। रोशनी पीछे होते ही उसका विशाल शरीर का इतना लंबा साया गली में बना कि उसके सर की परछाई वर्षा को अपने जिस्म पर पड़ती लगी। वो घबरा कर आगे बढ़ी। तभी साया ठिठक गया। उसकी जान में जान आई। इस बार साया उसके ठिठकने पर नहीं ठिठका था, बल्कि उसके आगे बढ़ने पर ठिठका था। धोते को पूर्ववत अपने बीच में चलाते हुए मारुति राव और रोबिरो खंडहर इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुए। कंपाउंड पार करके जब वो इमारत के बरामदे में पहुंचे तो एकाएक धोती ठिठक गया। जब उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस जगह वो लाया गया था वो किसी सांप, छुछुंदर या चमगादड़ की रिहाइश तो हो सकती थी, लेकिन इंसान के बच्चे की तो नहीं। यहाँ रोशनी क्यों नहीं है? धोते सकपकाए स्वर में बोला। अभी हो जाएगी, रोबिरो आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला और उसने उसे भीतर की तरफ धकेला। ये तुम कहाँ ले आए हो मुझे? धोते अपनी बाह से उसे हाथ झटकता हुआ बोला। यहाँ कौन रहता है? ग्राहक? कोई इस खंडर में कैसे रह सकता है? वो यहाँ रहता नहीं, उसने मिलने के लिए ये जगह तय की है। वो अंदर है? धोती संदिग्ध भाव से बोला। हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि भीतर कोई है। वो पिछवाड़े में है। तो उसे यहाँ बुलाओ। आवाज़ देना मुनासिब नहीं होगा। तो फिर जाकर ले आओ, मैं भीतर नहीं जाने का। एकाएक धोते एक कदम पीछे हटा और वापस घूमा। मारुति राव धोते एक कदम पीछे हटा और वापस घूमा। मारुति राव, रोबिरो सांप की तरह फुफकारा। पकड़ हरामजादे को। मारुति राव ने फौरन उसे दबोच लिया। उसका एक हाथ धोते के मुंह पर पड़ा और दूसरा उसकी थुलथुल कमर से लिपट गया। उसने अपना एक घुटना उसकी पीठ में धंसाया और उसे अपने साथ घसीटता हुआ इमारत के भीतर ले चला। रोबिरो के हाथ में कोई फुट भर का लोहे का डंडा प्रकट हुआ। वो छलांग मारकर उनके सामने पहुंचा। उसका डंडे वाला हाथ हवा में उठा और फिर वो गाज की तरह धोते की खोपड़ी पर गिरा।
आगे निकोल रोड पर से वर्षा को किसी वाहन की आवाज़ नहीं आ रही थी। जाहिर था कि अशोक कार लेकर अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। सारी जगह सन्नाटा छाया हुआ था, कहीं कोई आवाज़ नहीं थी सिवाय उन कदमों की आहट के जो वर्षा को अपने पीछे से फिर आने लगी थी। पता नहीं ये हकीकत थी या उसका वहम था, लेकिन वर्षा को ऐसा लगा जैसे इस बार पीछे आते व्यक्ति ने भी तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया हो। तभी एक कोने की खंडर इमारत के करीब पहुंची। फिर एकाएक किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ने के स्थान पर वो इस इमारत के कंपाउंड के टूटे फाटक के भीतर दाखिल हो गई। दबे पांव वो इमारत के बरामदे तक पहुंची और स्तब्ध खड़ी पंजों के बल उचक कर बाहर गली में देखने लगी। अगर उसके पीछे आता साया चुपचाप खंडर इमारत के सामने से गुजर गया तो वो समझेगी कि जो कुछ सोच सोच कर वो हलकान हुई जा रही थी वो सब उसके दिमाग का खलल था। साया गली में उसके सामने प्रकट हुआ। वर्षा हड़बड़ा कर भीतर गलियारे में सरक गई। वो उसे बरामदे में खड़ी देख जो सकता था। इमारत के सामने साया ठिठका। वो सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। साया अनिश्चित सा गली में खड़ा आंधी में हिलते ताड़ के पेड़ की तरह झूम रहा था। अगर वो इमारत में दाखिल हुआ, वर्षा ने फैसला किया, वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगेगी। तभी इमारत के भीतर कहीं हल्की सी आहट हुई। वर्षा को अपनी सांस रुकती महसूस हुई। क्या अंदर कोई था? अब उसे इमारत में कदम रखना अपनी महामूर्खता लगने लगी थी। कौन था भीतर? कोई जानवर? या दूसरी संभावना पर विचार करने के ख्याल से ही उसे दहशत होने लगी थी। भीतर फिर आहट हुई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर गलियारे में देखने लगी। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि गलियारे में वो 2 कदम और आगे नहीं बढ़ा पाई थी, वरना धोते के साथ साथ उसका काम तमाम हो जाना भी लाजमी हो जाता। गलियारे के सिरे पर विशाल हॉल था और हॉल से पार फिर गलियारा था। उस पल्ले गलियारे में वर्षा को एक साया दिखाई दिया। अंधेरे में वर्षा ये ना समझ सकी कि उसकी तरफ साये का मुंह था या पीठ थी। हो गया काम। पिछले गलियारे में एक दबी हुई आवाज़ आई। हाँ, तो फिर हिलता क्यों नहीं यहाँ से? मैं देख रहा हूँ कि इसका क्या हाल है। अब इसका हाल इसका बनाने वाला देखेगा। इसे छोड़ा, चल यहाँ से। यहाँ 1 सेकंड भी फालतू ठहरना बेवकूफ़ी होगी। अच्छा। तब वर्षा को पहले साये के साथ एक और साया दिखा। एक मोटा और ठिगना और दूसरा पतला और लंबा। मन मन के पांव उठाती वर्षा वापस बरामदे में आ गई और एक खंबे के पीछे सांस रोक कर खड़ी हो गई। बाहर सड़क पर टोपी वाला साया अब मौजूद नहीं था। या वो कहीं छुप गया था या वो आगे बढ़ गया था। भीतर से दोनों व्यक्ति बरामदे में प्रकट हुए और वर्षा के बहुत करीब से गुजरते हुए उन्होंने कंपाउंड में कदम रखा। दबे पांव चलते हुए वो फाटक से बाहर निकले। भाई साहब, दोनों चौंके। राहुल, जो एक पेड़ के नीचे पड़ी चट्टान पर बैठ गया था, उन्हें देखकर उठकर खड़ा हो गया। झूमता झूमता डगमग चाल चलता वो उन दोनों के करीब पहुंचा। रोबिलो का हाथ कोट की जेब में पड़े लोहे के डंडे से लिपट गया। मारुति राव ने बेचैन भाव से पहले राहुल को और फिर गली में दाएं बाएं देखा। रोबिलो ने आश्वासनपूर्ण ढंग से उसका कंधा दबाया। भाई साहब। राहुल की ज़बान नशे में लॉक हुई जा रही थी। अब वो बड़ी कठिनाई से बोल रहा था। जैसी उसकी हालत थी उसमें उसका अपने पैरों पर खड़े रह पाना भी करिश्मा लग रहा था। आप कहाँ हैं? क्या मतलब? रोबिलो तीखे स्वर में बोला। मेरा मतलब मैं, राहुल ने झूमते हुए एक हाथ से अपनी छाती ठोकी। मैं कहाँ हूँ? ये टुन है, इसे छोड़ो। इस वक्त इसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं। मैं कहाँ हूँ भाई साहब? भाई साहब, मैं कहाँ हूँ? बताइए, बताते जाइए ना, बड़ी मेहरबानी होगी। तुम ज़मीन के ऊपर हो और आसमान के नीचे हो। ज़मीन कहाँ है भाई साहब? आसमान कहाँ है? ज़मीन आसमान के नीचे है और आसमान ज़मीन के ऊपर है और दोनों के बीच में तुम हो। वाह वाह भाई साहब, क्या पता बताया आपने मेरा। बड़ा मेहरबानी, मेहरबानी आपकी। आप एक पते की बात मेरे से भी सुनते जाइए। क्या? कल वो मटके में सिंगल नंबर 7 निकलने वाला है, लक्की 7। भाई साहब, इट इज़ अ श्योर विन। बेट योर शर्ट ऑन इट। अच्छा, तुमने लगा लिया अपना सारा माल सत्ते पर? पता नहीं भाई साहब, पता नहीं। तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुमने मटका खेला या नहीं? पता नहीं। अब तक नहीं खेला तो गया तुम्हारा नंबर। आज का नंबर तो निकल चुका होगा। सत्ता भी निकला होगा तो तुम्हारे किस काम का? सत्ता फिर निकलेगा? क्या कहने, सत्ता रोज़ निकलेगा, लक्की 7। बेट योर शर्ट ऑन इट माई डियर फ्रेंड। ये टुन है, इसके साथ साथ खपाई मत करो, चलो यहाँ से।
दोनों ने आगे बढ़ने का उपक्रम किया। भाई साहब, राहुल ने फरियाद की, एक आखिरी बात, हाँ बताते जाइए। पूछो। ये कोई होटल है? राहुल ने खंडर इमारत की तरफ संकेत किया। हाँ, बम्बई का बहुत फेमस 5 स्टार होटल है ये, ताजमहल कहते से। अच्छा, ये ताजमहल है। मुझे भी रात गुजारने के लिए किसी होटल की तलाश थी। बड़ी बढ़िया जगह है। ज़रूर होगी, लेकिन लेकिन यहाँ पे अंधेरा क्यों है? क्योंकि तुम बाहर हो, तुम भीतर जाओ तो रोशनी हो जाएगी। दैट्स गुड, शुक्रिया भाई साहब। उसने एक रब देसी सेलर की बहुत मदद की, बेड़ा पार लगाया। ऐसा सोचकर राहुल ने आके बोला, आप तो मेरे नेविगेटर हैं। आप मारुति राम ने रोबीरो को बाहाँ पकड़कर घसीटा। राहुल को वैसे ही बकता झकता छोड़कर दोनों आगे बढ़ गए। कुछ क्षण बाद वहाँ से हटा पड़े जाकर फिर पेड़ के नीचे चट्टान पर वो बैठ गया। सिंगल नंबर 7, वो ऊँगता हुआ बड़बड़ा रहा था। लकी 1, 7 था ऑन लकी 7। गली खाली हो गई तो वर्षा की जान में जान आई। वो खंबे की ओट से बाहर निकली। उसने अपनी साड़ी के पल्ले से अपने चेहरे पर चुहा आया पसीने की बूंदों को साफ किया और फिर बरामदे से नीचे उतरने के लिए आगे कदम बढ़ाया। तभी पीछे इमारत में से एक अजीब आवाज़ आई। वर्षा का हलक फिर सूखने लगा। उसने साफ महसूस किया कि वो किसी के हौले से कढ़ाने की आवाज़ थी। हे भगवान, अब कौन था अंदर? कढ़ा में ऐसी बेबसी और दयनीयता महसूस हुई कि फौरन वहाँ से बाहर निकलने को तत्पर बेचैन वर्षा के पांव जड़ हो गए। भीतर जो कोई भी था वो बहुत तकलीफ में था। कढ़ा ऐसी थी कि जैसे कढ़ाने वाले की अगली सांस का भी भरोसा नहीं था। ऐसे तो वही कढ़ा सकता था जो मौत की कगार पर खड़ा हो। ऐसे व्यक्ति से उसे क्या खतरा हो सकता था? वो डॉक्टर थी। क्या पता ऐसे किसी शख्स को वक्त पर हासिल हुई कोई डॉक्टरी सहायता उसकी जान बचा सके। वो वापस गलियारे में दाखिल हुई। अंधेरे में अंदाजन चलते हुए उसने हॉल पार किया और पिछले गलियारे में पहुंची। पिछले गलियारे के आगे एक कमरा था जिसकी इकलौती विशाल खिड़की टूटी हुई थी और उसमें से थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी। उस निहायत नाकाफ़ी रोशनी में आंखें फाड़ फाड़ कर वर्षा ने देखा कि खिड़की के करीब फर्श पर कुछ पड़ा था। वो 2 कदम और आगे बढ़ी और उसने बहुत गौर से देखा तो पाया कि वो एक इंसानी जिस्म था। कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। फर्श पर पड़े व्यक्ति के मुंह से कोई क्षीण सी कढ़ा भी ना निकली। फिर एकाएक वर्षा की सारी हिम्मत दगा दे गई। उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और फिर वो तूफानी रफ्तार से खंडर के मलबे और कूड़े करकट से उलझती गिरती पड़ती वापस भागी और बिना रास्ते में कहीं ठिठके सीधी सड़क पर पहुंच गई। तभी एक कार के हेडलाइट्स की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वर्षा के मुंह से फिर एक घुटी हुई चीख निकली। फिर वो घूमकर कार के विपरीत दिशा में भागी। वर्षा! वर्षा फिर भी ना रुकी। अशोक कार से बाहर निकलकर उसके पीछे भागा। थोड़े फासले पर उसने वर्षा को पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो! वर्षा उसकी पकड़ से छटपटाती हुई बोली। वर्षा, होश में आओ, मैं हूँ अशोक। अशोक! वर्षा के मुंह से चैन की सांस निकली। क्या हुआ? वो खंडहर में एक आदमी मरा पड़ा है। आदमी मरा है? तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसे देखा था। तुमने उसे देखा था? तुम उस खंडहर में क्या करने घुसी थी? वो गली में कोई आदमी मेरे पीछे लग गया था। उससे छुपने के लिए मैं खंडहर में घुसी थी। अब कहाँ गया वो आदमी? पता नहीं। था कौन वो? पता नहीं, मैंने उसका साया ही देखा था। तुम्हें अंधेरे की वजह से वहम तो नहीं हो गया था? गली में तुम्हारे पीछे कोई आदमी था? नहीं नहीं, मुझे वहम नहीं हुआ। हाँ, चलकर देखते हैं। दोनों पैदल खंडहर इमारत में वापस लौटे। इमारत तो अंधेरे में डूबी हुई है। पहले क्या यहाँ रोशनी थी? नहीं, ऐसी अंधेरा था। इतने अंधेरे में तुम्हें खबर लग गई कि अंदर कोई आदमी था? मैंने उसकी कड़हा सुनी थी। अच्छा, कड़हाता हुआ आदमी मुर्दा कैसे हो सकता है? वो खामोश रही। कैसे डॉक्टर हो तुम जो ये भी नहीं जान सकती कि वो शख्स जिंदा था या मुर्दा? अरे उसकी कोई नब्ज वब्ज ही देख लेती। मैं बहुत डर गई थी। क्या पता वो अभी भी जिंदा हो, हॉस्पिटल ले जाए जाने पर बच सकता हो। दिखाओ कहाँ है वो। दोनों कंपाउंड में दाखिल हुए। गलियारे में कदम रखने से पहले अशोक ने अपनी जेब से सिगरेट लाइटर निकाल कर जला लिया। लाइटर की रोशनी में चलते हुए वर्षा अशोक को पिछले कमरे में ले आई। कमरा खाली था। यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छी तरह देखो, वो यहीं होगा। वो यहीं होगा? अरे वो क्या कोई चूहा था जो हमें आता देखकर किसी बिल में घुस गया? लेकिन उसे वहाँ सामने उस टूटी खिड़की के करीब मैंने खुद पड़े देखा था। यहाँ और कोई नहीं था। पहले 2 आदमी और थे, लेकिन वो मेरे सामने यहाँ से चले गए थे।
जैसी वो बातें कर रहे थे उनसे लग रहा था कि जो उन्होंने ही उस बेचारे को मारा था। अशोक आगे बढ़ा। उसने लाइटर की रोशनी खिड़की के करीब फर्श पर डाली। यहाँ तो खून दिखाई दे रहा है, ताज़ा खून। किसी मुर्दा आदमी का वहम तो नहीं हुआ मालूम होता तुम्हें? वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, वर्षा, वो शख्स मरा नहीं होगा, वो सिर्फ घायल हुआ होगा। तुम्हारे यहाँ से कूच करने के बाद यहाँ से उठकर चल दिया होगा। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं नज़र आती। कोई मुर्दा यहाँ से आनन फानन गायब नहीं हो सकता था। वर्षा खामोश रही। अब चलो यहाँ से, बहुत तमाशा हो चुका। वो गया किधर से होगा? सामने सड़क पर तो वो आया नहीं। पिछवाड़े का दरवाज़ा उखड़ा हुआ है और कंपाउंड के पिछवाड़े की दीवार भी टूटी हुई है। ज़रूर वो यहाँ से उठकर पिछवाड़े से निकल गया होगा। कहीं वो पिछवाड़े की गली में ना पड़ा हो। जो घायल आदमी यहाँ से उठकर चल फिर सकता था वो पिछवाड़े की गली में नहीं जाके गिर पड़ने वाला। अब फिर भी हम पुलिस को फ़ोन कर देंगे, फिर भी अगर वो वहाँ होगा तो पुलिस आकर उसे उठा ले जाएगी। ओके? वर्षा ने बड़े अनमने भाव से सहमति में सर हिला दिया। वर्षा या अशोक ने पिछवाड़े की टूटी दीवार के करीब आकर एक बार गली में झांकी लिया होता तो आने वाले वक्त में जनकराज धोते मरहूम की लाश को तलाश करने में उन्हें वो सर खपाई न करनी पड़ी होती जो कि उन्होंने बाद में की। तब उन्हें पिछवाड़े की गली में धोते से बगलगीर होकर चलता हुआ राहुल दिखाई दे गया होता। माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, नशे में तो राहुल कह रहा था। विस्की ख़त्म हो गई, अफसोस है, लेकिन कहीं तो और मिलती होगी। अभी तलाश कर लेंगे दोनों शराबी भाई। तुम जरा संभल कर चलो, मेरे ऊपर ही मत गिरते जाओ। धोती की एक बाँह राहुल की गर्दन के गिर्द थी और राहुल की एक बाँह उसकी कमर में लिपटी हुई थी। राहुल महज उसे सहारा ही नहीं दिए हुए था, वो तो एक तरह से उसे उठाए उठाए गली में चल रहा था। धोती, जो कद में उससे कम आधा फुट छोटा था, उसकी गर्दन से एक तरह से टंगा हुआ था और नशे के उस आलम में राहुल को एहसास तक नहीं था कि वो उतना भारी भरकम शरीर ढोल रहा था। अपनी निगाह में वो उसे सिर्फ सहारा देता हुआ चल रहा था। राहुल असाधारण रूप से शक्तिशाली शरीर का स्वामी ना होता तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन ना हो पाता। नशे में राहुल पेड़ के नीचे से उठा था और उस खंडर इमारत में दाखिल हो गया था जिसके बारे में अभी कोई भला आदमी उसे बता कर गया था कि वो ताजमहल होटल था। वहाँ पिछवाड़े के कमरे में उसने धोते को अचेत पड़ा देखा था। उसने उसको वहाँ से उठाया था और उसे ये समझाते हुए कि पिछवाड़े के रास्ते से बाहर गली में ले आया था कि वो कोई होटल नहीं था। ज़रूर उसी की तरह किसी ने उसके साथ भी मजाक किया था और उसे वहाँ भेज दिया था। घबराओ नहीं मेरे भाई, अभी हम कोई अच्छा सा होटल तलाश कर लेंगे, फिर दोनों शराबी भाई वहाँ पड़ जाएंगे। राहुल उसे आश्वासन देने लगा। राहुल वैसे ही धोते को संभाले जिधर का रुख हुआ उधर चलता रहा, लेकिन कभी तो उसने थकना ही था और वो थका। उस वक्त वो एक अंधेरे मैदान में से गुजर रहा था। कई खस्ताहाल गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी। अब अपने आप चल मेरे भाई। राहुल रुका और उसने धोते की कमर से बाहर निकाल ली और धोते धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। अरे! राहुल फिर उसे उठाने का उपक्रम करने लगा। तू तो अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी क्यों पीता है मेरे भाई? क्यों तूने भी कलेजे पर चोट खाई है? किसी छोकरी ने तेरा दिल तोड़ा? तू बोलता क्यों नहीं दोस्त? मत बोल, मैं जानता हूँ ज़रूर यही बात है, तभी तो इतनी पीता है मेरे भाई। हम दोनों एक ही राह के राही हैं, इसलिए मैं तुझे यूँ बेचारा नहीं छोड़ सकता। पिछले महीने इस्तांबुल में मेरी भी ऐसी हालत हुई थी कि मेरे किसी शराबी भाई ने मुझे संभाला था और मुझे मेरे जहाज़ पर पहुंचाया था। उसने मेरी मदद ना की होती तो मैं ज़रूर मर गया होता। किसी ने मेरी मदद की थी, मैं तेरी मदद करूँगा। उठ, तू उठ कर खड़ा हो, इधर आ, आराम से बैठ। राहुल ने उसे एक टूटी हुई बिना दरवाज़ों की कार की पिछली सीट पर ढेर कर दिया। घबराना नहीं, मैं होटल की तलाश में जाता हूँ और तेरे लिए एक कमरा ठीक करके वापस आता हूँ। घबराना नहीं ब्रदर, मैं गया और आया। जस्ट गो एंड कम। 10 मिनट बाद राहुल एक घटिया सी होटल के रिसेप्शन क्लर्क के सामने खड़ा था। सामान किधर है? क्लर्क ने संदिग्ध भाव से पूछा। शिप पर, राहुल ने जवाब दिया। तब क्लर्क की निगाह उसकी सफ़ेद पीक कैप पर और नीले कोट के नीचे से झांकती वर्दी पर पड़ी। किराया एडवांस 50 रुपया। मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है, राहुल नशे में झूमता हुआ बोला। फिर 100 रुपया एडवांस। राहुल ने क्लर्क को 100 का नोट दे दिया। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। लेकिन मेरा फ्रेंड, पहले कमरा देख लो फिर से ले आना।
क्लर्क उसे पहली मंजिल के कमरे में ले आया। उसने कमरे की बत्ती जला दी। तुम्हारा फ्रेंड कौन है? पता नहीं। क्या? कहाँ है? पता नहीं। उसे लाओगे कैसे? पता नहीं। वो खुद यहाँ आ सकता है? पता नहीं। तौबा। क्लर्क उसे पीछे छोड़कर वहाँ से चला गया। चल चल कर थका हुआ राहुल थोड़ी देर के लिए पलंग पर बैठ गया। बैठा तो लेट गया, लेटा तो सो गया, सोया तो जैसे उसके लिए दीन दुनिया ख़त्म हो गई। उसे याद भी नहीं रहा कि वो वहाँ अपने कथित फ्रेंड के लिए रैन बसेरा तलाश करने आया था। तलाश मुकम्मल हो जाने के बाद उसने उल्टे पांव वापस लौटना था। वर्षा भाईखला के इलाके में मिसेस ग्रे के गेस्ट हाउस के नाम से जाने जाने वाले लेडीज़ हॉस्टल के एक कमरे में रहती थी। अशोक के साथ अपने कमरे में पहुंच चुकने के बाद उसने पाया कि उसका पर्स उसके पास नहीं था। कार में रह गया होगा, मैं देखता हूँ, रुको तुम। और वो कमरे से बाहर निकल गया। अशोक घटके एक बहुत बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर था और वर्षा का मंगेतर था। वर्षा के माँ बाप पूना में रहते थे। अशोक की बहुत ख्वाहिश थी कि वर्षा उसके परिवार के साथ मैरिन ड्राइव पर स्थित उनके वैभवशाली फ्लैट में रहे, लेकिन वर्षा की जिद थी कि वो एक ही बार वहाँ कदम रखेगी शादी के बाद। इसलिए वो उस गेस्ट हाउस में अकेली रहती थी। हॉस्पिटल के हॉस्टल में उसे जगह मिल सकती थी, लेकिन वहाँ एक कमरे में दो दो लड़कियाँ रहती थी, इसलिए उसे वो जगह पसंद नहीं थी। तुम्हारा पर्स कार में तो नहीं है? अशोक लौट कर बोला। तो फिर वो ज़रूर हॉस्पिटल में रह गया होगा, कल मिल जाएगा। लेकिन मन ही मन वो बड़े सशंक भाव से सोच रही थी कि पर्स कहीं वो उस खंडर इमारत में तो नहीं गिरा आई थी। पिछवाड़े के कमरे में लाश देखकर जब उसकी चीख निकल गई थी तो उस वक्त कहीं पर्स उसके हाथ से निकलकर नीचे तो नहीं गिर पड़ा था। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, वो बोली। नहीं, चाय रहने दो, तुम मेरे सामने बैठ जाओ और तरीके के से मुझे सारी बात बताओ। वहाँ से शुरू करो जब तुमने मुझे प्रिंसेस बाग के सामने के टेलीफोन से फ़ोन किया था। और वर्षा ने ऐसा ही किया। वर्षा, सारी बात सुन चुकने के बाद अशोक बोला, मेरी समझ में एक ही बात आती है। उस खंडर के पिछले कमरे में बैठकर जरूर 3 जनों ने शराब पी थी। शराब खत्म हो जाने पर 2 जने वहाँ से उठकर चले गए थे और तीसरा, जो कि ज़्यादा टुन होगा, वो फर्श पर ही सो गया होगा। तुमने उसे देखकर उसे मरा हुआ समझा। तुम चीखी, तुम्हारी चीख से उसकी नींद खुल गई। तुम वहाँ से भाग खड़ी हुई तो वो शराबी भी वहाँ से उठा, पिछवाड़े के रास्ते बाहर चला गया। बस कहानी खत्म। और वो आदमी जो मेरे पीछे पीछे आ रहा था? अरे वो कोई राहगीर होगा जिससे तुम खामखा डल गई थी। वो भी तुम्हारी तरह महज गली पार कर रहा होगा। तो फिर मेरे ठिठकने पर वो भी क्यों ठिठक जाता था? वो तुम्हारा वहम होगा। वर्षा खामोश रही। जो हुआ उसे भूल जाओ। अशोक उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला, और आराम से सो जाओ, आधी रात हो गई है, मैं चलता हूँ। वर्षा ने सहमति में सर हिलाया। सुबह के 4 बजे रोबीरो और मारुति राव भिंडी बाजार में स्थित एक चाल में मारुति राव की खोली में पहुंचे। मारुति राव की बीवी और दोनों बच्चे खोली के सामने गलियारे के फर्श पर सोए पड़े थे। मारुति राव ने अपनी चाबी से चुपचाप खोली का दरवाज़ा खोला और रोबीरो के साथ भीतर दाखिल हुआ। वो खोली के डब्बे जैसे किचन में पहुंचा। उसने बत्ती जलाई और दोनों फर्श पर बैठ गए। धोते के कब्जे से हेरोइन उनकी उम्मीद से ज़्यादा निकली थी, लेकिन उन्हें पैसे उनकी उम्मीद से कम मिले थे। उनके खरीदार ने बताया था कि ये हेरोइन प्योर नहीं थी, इसलिए उसकी कीमत कम थी। वो दोनों हेरोइन के बारे में कुछ जानते नहीं थे, इसलिए खरीदार की बात पर विश्वास कर लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। बहरहाल उन्हें 1,60,000 रुपये उस हेरोइन को बेच कर मिले थे। धोते की जेब में मटके का 25-30 हज़ार रुपया भी था, लेकिन उन्होंने उसको छुआ तक नहीं था। उन्होंने केवल हेरोइन की छोटी छोटी थैलियाँ निकाली थी, जो कि धोते अपने कपड़ों के नीचे पहनी अपनी जेबों वाली बास्केट में रखता था। वो दोनों घुटे हुए बदमाश थे और एक एक बार जेल की हवा भी खा चुके थे। कत्ल ही एक ऐसा अपराध था जो उन्होंने आज तक नहीं किया था। अपनी करतूत को वो कामयाबी से अंजाम दे चुके थे, लेकिन उस वक्त वो इस ख्याल से सहमे हुए थे कि रोबीरो कम और मारुति राव ज़्यादा कि उन्होंने कत्ल किया था और अब वो कत्ल के अपराधी थे और पकड़े जाने पर फांसी की सज़ा भी पा सकते थे। ऊपर से उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि अपनी उम्मीद से आधी रकम उनके हाथ लगी थी। वो उन दोनों ने वहाँ पर चुपचाप हासिल रकम का बंटवारा कर लिया। अपना हिस्सा संभाल कर रोबीरो उठकर जाने ही लगा तो मारुति राव अपने होठों पर जबान फेरता हुआ बोला, रोबीरो, हाँ, तुझे विश्वास है वो मर गया होगा? अच्छा, तुझे शक है? नहीं, फिर भी
क्या फिर भी? अरे लोहे के डंडे का जैसा वार मैंने किया था वो तो किसी भैंसे की भी जान ले सकता था, धोते की तो बिसाती क्या। सुन, अगर वो जिंदा हुआ तो हमारी शामत आ जाएगी। दिमाग खराब है तेरा? ये वहम मन से निकाल दे और 80,000 रुपयों का तकिया लगाकर चैन की नींद सो। सारी रात का जगा हुआ है। यार पता नहीं क्यों मेरे दिल ना डर रहा है। किस बात से? अगर वो जिंदा हुआ तो? अबे साले, तेरी अकल तो नहीं मारी गई? क्यों खामा हलकान हो रहा है? मर चुका वो। अच्छा, तुझे कैसे मालूम? तूने कौन सी उसकी नब्ज देखी थी या दिल टटोला था? उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे मालूम था हीरोइन की थैलियाँ बरामद करने के लिए मैं एक लाश का जिस्म टटोल रहा था। मारुति राव खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर आश्वासन के भाव नहीं आए। अब कल क्या करेगा? कल कुछ भी नहीं करूँगा, आराम करूँगा सारा दिन। नहीं, दोपहर को हमेशा की तरह बार में पहुँचाना। आने वाले दिनों में हमारे रूटीन में कोई भी बात अजीब सी नहीं लगनी चाहिए। सुन, कल लाश को बरामद कर लिया जाएगा? अभी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से हो गई और पुलिस ने लाश की शिनाख्त कर ली तो प्रिंसेस बार में उसके बारे में पूछताछ करने ज़रूर आएगी। वो बार हमारी तरह धोते का भी अड्डा था। ऐसे वक्त में हमारा वहाँ ना होना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, समझा? कोई वहाँ हमारी गैर हाजिरी का रिश्ता धोते के कत्ल से जोड़ सकता है। ओह हाँ, इसलिए जो आराम करना है दोपहर तक कर ले, फिर हमेशा वाले वक्त पर बार में पहुँच जाना। ठीक है। पहला दिन। सूरज जब सर पर चढ़ आया तो राहुल की नींद खुली। एक बाल्टी को वो ये याद भी नहीं कर पाया कि वो कहाँ था। आंखें मिचमिचाता हुआ वो उठकर बैठ गया। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। 11:15 बजे थे। फिर उसने पाया कि पिछली रात वो ओवरकोट और जूतों समेत पलंग पर ढेर हो गया था। उसकी सफ़ेद पीक कैप उसके सर से उतरकर नीचे फर्श पर जा गिरी थी। उसने कपड़े उतारे और टॉयलेट में दाखिल हो गया। 15 मिनट बाद वो नहा धोकर बाहर निकला। उसने अपने कपड़े फिर पहन लिए। फर्श पर से उठाकर अपनी पीक कैप भी अपने सर पर रख ली। बाहर निकली तीखी धूप को निगाह में रखते हुए सिर्फ कोट उसने पहना। जब से वो जागा था उसके भीतर से बार बार कोई पुकार उठ रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अब ठंडे पानी के गुस्ल के बाद उसका रखने की तरह घूमता सर कुछ ठिकाने लगा था, तो उसमें उस पुकार को समझने की कुव्वत पैदा हुई थी। कल रात कोई उसके साथ था, कोई ऐसा शख्स उसके साथ था जिसे उसकी मदद की ज़रूरत थी, और हालात ऐसे थे कि जिसकी मदद सिर्फ वो ही कर सकता था। कहाँ गया उसका साथी? कहाँ मिला था वो उसे? और कहाँ बिछड़ा था वो उससे? क्यों उसे किसी की मदद की दरकार थी? क्या हुआ था उसे? राहुल ने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया और उन सवालों का जवाब सोचने लगा। उसे कुछ भी नहीं सूझा। उसे ढूंढना पड़ेगा। उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। मुमकिन है वो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वो कमरे से बाहर निकल आया। पिछली रात की कई धुंधली तस्वीरें उसके जहन पर उभर रही थी, जैसे एक बेहद शोर शराबे वाला बार, टेलीफोन बूथ में मौजूद एक लड़की, एक लंबी अंधेरी गली, एक अंधेरा होटल, उसके कंधे से लिपट कर उसके साथ चलता एक आदमी। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। गुड मॉर्निंग, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मैं कहाँ हूँ? आप होटल में? मतलब नाम क्या है इस होटल का? सरताज होटल। कहाँ है ये? बंदरगाह के इलाके में, सेंट जॉर्ज रोड पर। मैं रात को किस वक्त आया था? पता नहीं सर, कल रात ड्यूटी पर मैं नहीं था। मेरी ड्यूटी दिन की होती है। ओह, यहाँ आसपास कोई बार है? हाँ, बगल में ही है। वो बार इसी होटल का हिस्सा है। राहुल बार में पहुंचा। बार उस वक्त एकदम खाली पड़ा था। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ की कोई चीज़ उसे पहचानी हुई नहीं लगी। वो बारमैन के पास पहुंचा। क्या पिलाऊं सर? कुछ नहीं, मेरा मतलब है फ़िलहाल पहले मैं एक सवाल का जवाब दूँ। जी, कल मैं यहाँ आया था। हाँ, आधी रात के करीब आप होटल में आए थे। मैंने आपको देखा था। मेरे साथ कोई था? नहीं। मैं बार में आया था? नहीं। हाँ, आप तो पहले इतने पिए हुए थे कि विस्की आपके कानों से निकल रही थी। अच्छा, मेरे साथ कल कोई था तो वो यहाँ तक तुम्हारे साथ नहीं पहुँचा था। तो कहाँ गया वो? वो आपका कोई दोस्त था? कोई शिप का संगीत साथी? नहीं, वो मेरे लिए एकदम अजनबी था। मैंने ज़िंदगी में पहले कभी उसकी सूरत भी नहीं देखी थी। तो फिर उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो बेचारा तकलीफ़ में था, उसे मदद की ज़रूरत थी।
मुझे अब याद आ रहा है, उसका चेहरा कागज़ की तरह सफ़ेद था, माथे पर गहरा घाव लगा था, शायद खून भी बह रहा था, घायल था। मैंने उसकी मदद करने का वादा किया था, मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। मुझे उसे ढूंढना होगा। उसकी शक्ल पहचानते हैं? नहीं। नाम पता कुछ जानते हो? नहीं। फिर ज़रूर ही ढूंढ लोगे उसे बम्बई शहर में? हाँ, ज़रूर ही ढूंढ लूँगा। राहुल को धीरे धीरे इतना याद आ गया कि उसने अपना अधिकतर वक्त एक ऐसे बार में गुजारा था जिसका प्रवेश द्वार पर एक टेलीफोन बूथ था। उस शिनाख्त को जहन में रखकर उसने इलाके के हर बार में घूमना आरंभ किया। इस लिहाज से कभी तो उसने प्रिंसेस बार पहुंचना ही था, और वो पहुंचा। उस वक्त बार में कोई 10-12 लोग मौजूद थे। वो सीधा काउंटर पर पहुंचा और बारमैन से संबोधित हुआ। अब तक कई बार दोहराया जा चुका सवाल उसने उस बारमैन से किया। इस बार जवाब सहमति में मिला। मैं था यहाँ कल रात? राहुल ने यूं फिर पूछा जैसे हासिल हुआ जवाब पर उसे विश्वास ही ना हो। हाँ, कई वजह से तुम याद हो अपन को। अच्छा? हाँ, एक तो तुम कोई 15 पैक विस्की पियला था, दूसरे तुम सेलरो जैसी वर्दी पहने रहा था, ऊपर से तुम तो मैं मोटा हूँ। हाँ हाँ। बारमैन परे देखने लगा। अच्छा, अब दूसरे आदमी के बारे में बताओ। कौन दूसरा आदमी? जो मेरे साथ था? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं था। मेरे साथ ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसका चेहरा फक था, माथे पर घाव था? तो मैं यहाँ अकेला आया था? हाँ। यह मैंने किसी से कोई बात नहीं की थी। बारमैन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, एक बार तुम अपने बाजू की बेंच पर बैठे 2 आदमियों में से एक से बात केला था। फिर तो वही होगा मेरा बिछड़ा साथी। हाँ, वो मेरे साथ गया था यहाँ से? नहीं। तुम यहाँ से अकेला गेला था? हो, मेरे साथ निश्चय कोई था। वो भी मेरी तरह नशे में था, बिना सहारे के चल नहीं सकता था। वो मेरे जितना मोटा नहीं था, लेकिन वो मोटा था और कद में मेरे से काफ़ी छोटा था। मुझे उसका कागज़ की तरह सफ़ेद चेहरा और माथे का जख्म खूब याद है। ऐसा कोई आदमी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं था? अच्छा, एक ड्रिंक दो। 1.5 मिनट में राहुल ने 2 लार्ज पैक विस्की के पिए। अपने हैंगओवर में सनसन करती खोपड़ी से उसे कुछ राहत महसूस हुई। मेरी बगल की मेज़ पर 2 आदमी बैठे थे, राहुल सोचता हुआ बोला, और मैंने उनसे बात की थी। हाँ, बारमैन ने फिर तस्दीक की। क्या बात की थी? अब ये अपुन को क्या मालूम? बाहर के शोर शराबे में अपुन को तुम्हारी बातचीत थोड़ी सुनाई दी थी। शायद एक नहीं, वो 2 आदमी मेरे साथ थे। कोई 2 आदमी मुझे बाद में भी मिले थे। कहाँ? वो एक अंधेरी गली में, एक उजाड़ इमारत के सामने। इमारत एक नीम अंधेरी गली के कोने में थी। मैं भटक गया था और मैंने उन दोनों से रास्ता पूछा था। रोबिलो और मारुति राव करीब ही एक मेज़ पर बैठे थे और कान लगाए बारमैन और राहुल की बातचीत को सुन रहे थे। राहुल की आखिरी बात सुनकर मारुति राव के छक्के छूट गए। उसका दिल धाड़ धाड़ उसकी पसलियों से बजने लगा। राहुल की उनकी तरफ पीठ थी, लेकिन बाहर की पिछली दीवार पर लगे विशाल शीशे में राहुल की सूरत साफ प्रतिबिंबित हो रही थी और उसने राहुल को फौरन पहचान लिया था। वो ढील डॉल कोई भूलने वाली चीज़ थी। वो वही आदमी था तब मैंगलोर स्ट्रीट में उनसे टकराया था, जबकि वो धोते का कत्ल करके खंडर इमारत से बाहर निकल रहे थे। वो बहुत बड़ा मकान था, लेकिन यूँ टूटा फूटा था, खंडर जैसा लग रहा था। और ये मरवाएगा, इसे चुप कराओ, मारुति राव ने घबरा कर कहा। रोबिनो ने चिंतित भाव से सहमति में सर हिलाया। वो उठकर काउंटर पर पहुंचा। राहुल के करीब से वो जानबूझकर इस प्रकार गुजरा कि उसके जिस्म का धक्का राहुल की कोहनी को लगा और आगे उसके सामने काउंटर पर पड़ा विस्की का गिलास काउंटर पर लुढ़क गया। सॉरी बॉस, राहुल के पहलू से आता हुआ रोबिला खेदपूर्ण स्वर में बोला। मेरी गलती से तुम्हारा गिलास लुढ़क गया। जान, ड्रिंक बनाओ मेरी तरफ से। नेवर माइंड, राहुल ने कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अपनी गलती को सुधारने का मौका दो बॉस। जान, ड्रिंक्स। बारमैन ने 2 ड्रिंक्स बनाकर उनके सामने रख दी। चीयर्स, रोबिलो ने कहा। किसी शिप के कप्तान के साथ चीयर्स बोलने का ये मेरा पहला मौका है। मैं शिप का कैप्टन नहीं हूँ, पर्सर हूँ। अच्छा, पर्सर। रोबिलो यूँ बोला जैसे खूब जानता हो कि पर्सर होता कौन है। हकीकतन वो शब्द उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना था। शिप कौन सा है तुम्हारा? सिल्वर स्टार। काफ़ी दिन हो गए मुंबई आए? नहीं, कल शाम को ही जहाज़ बंदरगाह पर लगा था। काफ़ी दिन रुकने का प्रोग्राम है?
नहीं, शुक्रवार शाम 7 बजे शिफ्ट कराची के लिए रवाना हो जाएगा। पहले कभी बम्बई आए? नहीं, फर्स्ट टाइम। फिर तो शहर की सैर अभी की नहीं होगी। पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? दरअसल कल मैं ज़रा ज़्यादा पी गया था, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा कि कल रात मैं कहाँ था। ओह, यानी कि ये भी याद नहीं आ रहा कि कहीं सैर की थी या नहीं। हाँ, यानी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं, कुछ तो याद है, बल्कि काफ़ी कुछ याद आ गया और याद आ रहा है, लेकिन उसका सैर से कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, मसलन इतना तो मुझे याद है कि मैं यहाँ आया था। यहाँ मैंने कई पैक विस्की पी थी। बाहर का टेलीफोन बूथ याद है मुझे। उसके भीतर मौजूद फ़ोन करती एक लड़की भी याद है। बाद में मैं बार से बाहर निकल कर कहाँ गया ये याद नहीं। और ये भी याद नहीं कि कहीं करीब ही गया था या काफ़ी दूर गया था। दरअसल मैं किसी को ढूंढ रहा था बम्बई में, जहाँ की तुम पहली बार आए हो। यहाँ तुम्हारे जान पहचान वाले हैं? नहीं नहीं, जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मुझे कल रात ही मिला था। ज़रूर किसी बार में टकराया था वो मुझसे। बेचारा घायल था या शायद बीमार था, पता नहीं, या दोनों बातें थीं। अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था वो बेचारा। चलता था तो बार बार उसका सर उसकी छाती पर आके गिरता था। वो तुम्हें कहाँ मिला? कहा ना, किसी बार में, जब वो भी नशे में था। और कहाँ मिला होगा? तुम अभी किन्हीं 2 आदमियों का भी जिक्र कर रहे थे। हाँ, वो ना एक अंधेरी गली में एक खंडर इमारत के सामने मुझे मिले थे। उनमें से एक ने मुझसे बात की थी और दूसरा चुप रहा था। तुम उनमें से किसी को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे। अब जो मुझसे बोला था तो उससे तो पहचान लूँगा। अच्छा, हाँ। रोबिलो ने चैन की सांस ली। उस हाथी जैसे आदमी का दावा कितना तक गलत था, ये अपने आप ही साबित हुआ जा रहा था। उसने आवाज़ देकर मारुति राव को करीब बुलाया। ये मेरा दोस्त है मारुति राव, और मुझको रोबिरो कहते हैं। अच्छा, मैं राहुल हूँ। मारुति राव। रोबिरो बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला। राहुल बेचारा कल रात नशे में कहीं भटक गया था। इसे कहीं किसी खंडर इमारत के सामने 2 आदमी मिले थे, जिनमें से एक को, जिससे कि इसने बात की थी, कहता है कि इसे शर्तिया पहचान ले गई उसे। ये बात? मारुति राव ने कहा। हाँ हाँ। राहुल ने बड़े दावे के साथ अनुमोदन किया। मारुति राव की जान में जान आ गई। उसने अपने पार्टनर से आंखें मिलाई। उस घड़ी दोनों के जहन में एक ही ख्याल था, ये महाशराबी सेलर उन दोनों में से किसी को, हाँ उनको क्या, किसी को भी अपनी पिछली रात के मुलाकाती के तौर पर हरगिज़ हरगिज़ नहीं पहचान सकता था। बावजूद इस गारंटी के कि राहुल उन्हें पहचान नहीं सकता था, रोबिनो ने उसके साथ थोड़ा अरसा और चिपके रहकर उसे और टटोलने का फैसला किया। वो नज़दीक ही गोवा स्ट्रीट में स्थित एक होटल नुमा इमारत में रहता था, जहाँ की राहुल को काफ़ी नानुक्कड़ के बाद वो और मारुति राव उसे ले गए। वहाँ रोबिनो ने उसे फैनी और तिली हुई मछली पेश की। दोनों ही चीज़ें राहुल को बहुत पसंद थी। नतीजा ये हुआ कि वो वहाँ ऐसा जमा कि वहीं उसने शाम कर दी। शराबखोरी के दौरान रोबिनो ने वार्तालाप का रुख कई बार पिछली रात की तरफ मोड़ा। राहुल की वाणी खूब मुखर हुई, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जो कि वो पहले कई बार नहीं कह चुका था। जब उन्हें पूरी गारंटी हो गई कि कम से कम राहुल की वजह से उनकी करतूत पर से पर्दा नहीं हटने वाला था, तो शाम 6 बजे के करीब उन्होंने महफिल बर्खास्त की और वो नशे में झूमते हुए राहुल को उसके होटल में छोड़ आए। उस वक्त सड़क पर शाम का अखबार बिक रहा था। हालांकि उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी कि धोते का जिक्र उसमें होगा, लेकिन अपनी अपराध भावना के वशीभूत होकर उन्होंने अखबार खरीदा। अखबार में धोते का जिक्र नहीं था। वापस मैंगलोर स्ट्रीट होकर चलते हैं, मारुति राव बोला। काहे को? रोबिनो ने सक पकाकर कहा। यूं ही। ठीक है, चलो। वो मैंगलोर स्ट्रीट पहुंचे तो खंडर के कंपाउंड में उन्होंने इलाके के बच्चों को खेलता पाया। ये बच्चे कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? नहीं, कंपाउंड में खेलते खेलते ये इमारत के अंदर भी जा सकते हैं, और क्या पता चले गए हों। रोबिनो कुछ क्षण सोचता रहा और धीरे से बोला। अगर ये लाश देख चुके होते तो अभी भी यहाँ खेल नहीं रहे होते। अगर हम चाहते थे तो लाश बहुत देर तक बरामद ना हो तो हमें लाश को पिछले कमरे में नहीं पड़े रहने देना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए था? कंपाउंड में उसे दफना देते। कंपाउंड में काहे को? इमारत के भीतर भी तो इतना मलबा पड़ा है। लाश को हम बड़े आराम से मलबे के नीचे कहीं दफन कर सकते थे। यूँ बहुत देर तो क्या, शायद लाश कभी बरामद भी ना हो पाती। रोबिनो फिर सोच में पड़ गया। तो अभी भी क्या बिगड़ा है?
ये काम हम अब भी कर सकते हैं, आओ। लेकिन ये बच्चे, अरे ये तो खेल कूद में मशगूल हैं, इस वक्त उनकी तवज्जो इमारत की तरफ नहीं है। दोनों इमारत की तरफ बढ़े। बीट का सिपाही आ रहा है, एकाएक मारुति राव बोला। मुड़ो मत, सीधे बढ़ चलो। और सर झुकाए पेड़ों की छांव में वो फुटपाथ पर चलते रहे। सिपाही अपना डंडा हिलाता बिना उनकी तरफ तवज्जो दिए उनके पहलू से गुजर गया। वो मोड़ काट कर निकोल रोड पर पहुंच गया तो वो वापस लौटे। वो चुपचाप इमारत में दाखिल हुए। बच्चों ने उनकी ओर कतई ध्यान नहीं दिया। वो पिछवाड़े के कमरे में पहुंचे। लाश गायब थी। राहुल अपने होटल के कमरे में पहुंचा। सूरज डूबने के बाद से एक तो वैसे ही तापमान नीचे आ गया था, ऊपर से बहुत ठंडी हवा चलने लगी थी। उस घड़ी वो सबसे ज़्यादा अपने ओवरकोट को याद कर रहा था। 5 घंटे उसने 2 अजनबियों के साथ शराबखोरी में बर्बाद कर दिए थे। वो दोनों उसकी कोई भी मदद करने के ख्वाहिशमंद मालूम होते थे, लेकिन उनसे अलग होने के बाद ही उसे सूझा था कि उन्होंने मदद के चर्चे ही किए थे। हकीकत में उन्होंने कोई मदद ही नहीं की। उसके पिछली रात के राही को तलाश करने की दिशा में उन्होंने कोई सक्रिय योगदान नहीं दिया था, और ख़ुद वो अभी तक ये स्थापित करने में भी कामयाब नहीं हो सका था कि उसका पिछले रोज़ का साथी शुरुआत में उसके साथ था, हर वक्त उसके साथ था, या सिर्फ अंत में उसका साथी बना था। उन दोनों की सोहबत से निजात पा चुकने के बाद अब वो महसूस कर रहा था कि उन्होंने उसकी समस्या को सुलझाया नहीं, बल्कि और उलझाया था। उन्होंने बार बार उसे यही समझाया था कि उसकी तलाश बेमानी थी और उसमें वक्त ज़ाया करना उसकी हिमाकत थी। अब होटल में पहुंचते उसे फिर ये एहसास सताने लगा था कि जो वक्त उसने उन अजनबियों के साथ ज़ाया किया था, वो उसे उस घायल आदमी की तलाश में सर्फ करना चाहिए था, जिससे कि अभी भी उसकी मदद दरकार हो सकती थी। उसने पलंग पर से अपना ओवरकोट उठाया। उसे पहनने से पहले वो एक क्षण ठिठका। कोट के दाएं कंधे पर और आस्तीन पर उसे कुछ गहरे रंग के धब्बे से दिखाई दिए। कोट को खिड़की के पास ले जाकर उसने उसका मुआयना किया तो पाया कि वो खून के धब्बे थे। उसका मानस पटल पर फिर अपने रात के राही का अक्स उभरा। मैं तुझे ढूंढ के रहूँगा मेरे दोस्त, वो दृढ़ स्वर में बोला। उसने अपना ओवरकोट पहन लिया और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर सड़क पर आकर उसने अपने ओवरकोट की जेबों में अपने हाथ धंसाए तो उसके दाएं हाथ की उंगलियां जेब में पड़ी का परिचित चीज़ से टकराई। उसने वो चीज़ बाहर निकाली तो पाया कि वो एक जनाना पर्स था। वो अपलक उस पर्स को देखता रहा। अब उसे कई बातें याद आ रही थीं। लाश कहाँ गई? वो प्रिंसेस बार में एक कोने के टेबल पर मौजूद थे। उनका दिन भर का नशा गायब हो चुका था और उस वक्त दोनों के जहन में एक ही ख्याल हथौड़े की तरह बज रहा था। लाश कहाँ गई? बीट का सिपाही लगभग फ़ौरन ही वापस लौट आया था और बच्चों को घर भगाने की नीयत से खंडर इमारत के कंपाउंड में घुसाया था। तब उन्होंने पिछवाड़े के रास्ते से चुपचाप वहाँ से कूच कर जाने में ही अपनी भलाई समझी। ज़रूर लाश बरामद हो गई है, मारुति राव ने धीरे से कहा। नहीं, अगर लाश दोपहर से पहले बरामद हुई होती तो उसका जिक्र अखबार में ज़रूर होता। अगर वो दोपहर बाद बरामद हुई होती तो कंपाउंड में बच्चे ना खेल रहे होते और पुलिस भी वहाँ होती। यानी कि वो मरा नहीं होगा। रात को या सुबह किसी वक्त उसे होश आ गया होगा और वो उठकर वहाँ से चलता बना होगा। कहाँ चलता बना होगा? अगर वो जिंदा होता तो सीधा थाने पहुँच जाता और हम दोनों हवालात में होते। वो एकदम से नहीं मरा होगा। ज़रूर उसकी कोई सांस बाकी होगी। हमारे चले जाने के बाद किसी वक्त उसे होश आया होगा और उसने रेंग कर या चल कर वहाँ से निकल जाने की कोशिश की होगी। लेकिन कोशिश में नाकाम रहने के बाद वो गायब कहाँ हो गया? पिछले कमरे के करीब ही तहखाने को जाती सीढ़ियाँ हैं। क्या पता वो उन सीढ़ियों से लुढ़का हो या नीचे तहखाने में जाकर फिर गिर गया हो और अभी वहीं पड़ा हो। क्या वहाँ कोई तहखाना भी है? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम? बहरहाल इमारत के गिर्द पुलिस की गैर मौजूदगी की रूह में ये बात निश्चित है कि वो अभी गायब ही है। वो तहखाने में हो सकता है और हो सकता है कि अभी भी जिंदा हो। जिंदा हुआ तो क्या होगा? हमें इस बात की तस्दीक कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर रात हो लेने दो, फिर चलते हैं। राहुल ने वर्षा के हॉस्टल के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। पर्स में से बरामद हुए पते के सहारे वो बाहे खल्ला में मिसेस ग्रे के गेस्ट हाउस में पहुंचा था। दरवाज़ा खुला। चौखट पर जो युवती प्रकट हुई उसे देखकर राहुल की आंखें फट गईं। पलक झपकते उसका सारा नशा काफुर हो गया। पूनम? कौन पूनम?
तुम यहाँ बम्बई में? ए, क्या बड़बड़ा रहे हो? किससे मिलना है तुम्हें? वैसे मुझे मिलना तो डॉक्टर वर्षा प्रधान से है, लेकिन पूनम, तुम यहाँ? मैं ही हूँ डॉक्टर वर्षा प्रधान। तुम पूनम नहीं हो? नहीं भाई, मेरा नाम वर्षा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसा? दो सूरतों में इतनी समानता? तुम्हारा मतलब है मेरी सूरत किसी पूनम से मिलती है? अरे मिलती क्या है, हूबहू है, कहीं कोई फ़र्क नहीं। पर तुम हो कौन? मेरा नाम राहुल है, राहुल रामचंदानी। यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने ओवरकोट की जेब में से पर्स निकाल कर उसकी ओर बढ़ाया। ये तुम्हारा है? हाँ, लेकिन तुम्हें कहाँ मिला? ये तो तुम मुझे बताओ। क्या? कि पर्स मुझे कहाँ मिला? मतलब जहाँ ये पर्स तुमने छोड़ा होगा वहीं से मैंने इसे उठाया होगा। अगर तुम मुझे बताओगी कि तुमने इसे कहाँ खोया था तो मुझे मालूम हो जाएगा कि कल रात मैं कहाँ था। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कल रात कहाँ थे? नहीं, वो दरअसल रात में मैं नशे में था। नशे में तो तुम अब भी हो मिस्टर। नहीं, कल रात वाला नशा हद से ज़्यादा था। मुझे तो याद नहीं कि मैंने पर्स कहाँ गिराया था। ओह। राहुल चेहरे पर निराशा का भाव लिए अनिश्चित सा खड़ा रहा। तुम इस पर्स को वापस लौटाने के बदले में कोई इनाम चाहते हो? नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो महज मेरा मतलब उस टैक्सी फेयर से था जो तुमने यहाँ आने के लिए खर्चा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैं पर्स लौटाने आने की तुम्हारी जहमत का शुक्र ही अदा कर सकती हूँ। हाँ, इट्स ओके। तुम वैसे जानना क्यों चाहते हो कि कल रात तुम कहाँ थे? वो एक लंबी कहानी है। प्लीज़ कम इन। एकाएक वर्षा दरवाजे पर से हट गई और उसे अंदर आने का रास्ता देते हुए बोली। वर्षा ने बड़े ध्यान से उसकी रात वाली कहानी सुनी। लगता है कल नशे की हालत में तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत ही प्रबल हो उठी होगी। नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा था। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। तुम उस आदमी को जानते नहीं, तुमने ठीक से उसकी सूरत तक नहीं देखी, तुमको ये पता नहीं कि वो तुम्हें कहाँ मिला था और तुम उसे तलाश कर रहे हो। हाँ, पर क्यों? क्योंकि कल रात मैंने जहाँ उसे देखा था वो बेचारा अभी भी वहीं पड़ा हो सकता है। वो घायल था तो ज़रूर नशे में गिरकर अपना माथा फोड़ बैठा होगा। कैसे भी सही, लेकिन वो घायल था, चलने फिरने के लिए के लायक नहीं था। हो सकता है अभी भी वो उसी हालत में कहीं पड़ा हो और मेरी मदद का इंतज़ार कर रहा हो। अजीब बात है, एक अजनबी के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो। हम सभी अजनबी हैं एक दूसरे के लिए, फिर भी एक दूसरे के काम तो आते हैं। तुम भी तो मेरे लिए अजनबी हो, लेकिन मैं तुम्हारा पर्स लौटाने आया हूँ। हाँ, कल रात हम दो अनजाने यानी कि तुम और मैं किसी वक्त एक ही जगह पर थे। उस जगह पर थे जहाँ कि तुमने अपना पर्स गिराया था और जहाँ से मैंने तुम्हारा पर्स उठाया था। अब अगर तुम ये बताने की जहमत गवारा करो कि कल रात यानी कि शाम के समय तुम कहाँ कहाँ गई थी तो मेरा काम बन सकता है। साधारणतः वर्षा अजनबियों से बहुत परहेज करती थी और शराबी आदमियों से तो उसे बहुत वहशत होती थी। राहुल में दोनों खामियां थीं, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि उसे वो आदमी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं लग रहा था। कल रात कोई 11:15 बजे मैं मैंगलोर स्ट्रीट में स्थित एक खंडर इमारत में गई थी, जिसके पिछवाड़े के एक कमरे में मैंने एक आदमी को मुर्दा हालत में पड़े देखा था। मैं डर के मारे चीख पड़ी थी। मेरा ख्याल है कि मेरा पर्स तभी उस आदमी के पहलू में कहीं गिरा था। पहले मैं वहाँ से भाग खड़ी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद अपने मंगेतर अशोक घटक के साथ मैं वहाँ वापस लौटी थी। तब वहाँ ना वो आदमी मुझे मिला और ना ही मेरा पर्स। अब पर्स भी तुम्हारे पास मौजूद है, तो मुझे लगता है कि फर्श पर पड़े वो आदमी तुम थे। मेरी चीख की आवाज़ से शायद तुम जाग गए हों और वहाँ से उठे हों और मेरा पर्स उठाकर वहाँ से चले गए हों। खंडर मकान, राहुल सोचता हुआ बोला, जिसकी सिर्फ दीवारें खड़ी थीं और तकरीबन छतें गिर चुकी थीं। हाँ, तुम्हारे ख्याल में उसके पिछले कमरे में मैं बेहोश पड़ा था? हाँ, तो मेरा साथी कहाँ था? वहाँ और कोई नहीं था। मेरा मतलब है कमरे में तो तुम अकेले थे, लेकिन वैसे तुम्हारे साथ दो आदमी थे। दो आदमी? राहुल और भी उलझ गया। हाँ, मेरे सामने दो आदमी पिछवाड़े से निकलकर सामने के रास्ते से इमारत से बाहर गए थे। उनमें से कोई घायल था या बीमार था या वो
उसे किसी सहारे का ज़रूरत थी? नहीं, वो तो दोनों एकदम से चौकस थे। तो फिर मेरा साथी उनमें नहीं था। वो ज़रूर मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मुझसे बिछड़ चुका था। वर्षा खामोश रही। हो सकता है उस खंडर इमारत को देखकर मुझे बहुत सी भूली बातें याद आ जाएं। वो इमारत मैंगलोर स्ट्रीट में है। वहाँ तक तुम्हें कोई भी टैक्सी वाला ले जाएगा। अगर तुम चलकर मुझे ये बता सकती कि तुमने इमारत में मुझे कहाँ पड़े देखा था तो। सॉरी, ये मुमकिन नहीं। मैंने अपने मंगेतर के साथ डिनर पर जाना है। अभी थोड़ी देर में वो मुझे लेने आने वाले हैं। ओह ठीक है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ उस खंडर मकान को। वर्षा दरवाजे तक उसके साथ आई। पर्स लौटाने का बहुत शुक्रिया, वो बोला, और राहुल केवल मुस्कुराया। इतने विशाल आदमी के चेहरे पर वो बच्चों जैसी मुस्कुराहट वर्षा को बहुत अच्छी लगी। अच्छा, वो पूनम जिसकी मैं डुप्लीकेट हूँ तुम्हारी कौन है? थी, हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। क्यों? क्योंकि बतौर पति मेरी कल्पना करने से उसे दहशत होती थी। हाथी और हिरनी की जोड़ी कहीं जचती है, ऐसा उसने कहा था। कहाँ रहती है वो? लंदन, साउथ हॉल में। तुम उसे बहुत प्यार करते थे? बहुत ज़्यादा, ऐसा जैसा जैसा मैंने कभी किसी को नहीं किया होगा। और वो लड़की? छोड़ो, उसके जिक्र से ही मेरे दिल के जख्म हरे हो जाते हैं। पहले तुम्हारी सूरत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आने को हो रहा है। उसे तुमसे ये इकलौती शिकायत थी कि तुम हाँ, वही जो तुम सोच रही हो। बस, सब और कुछ मत पूछो। ये एक ऐसी कहानी है जो खुद अपने कलेजे में नशा उतारे बिना सुनाई नहीं जा सकती। बहुत लंबी कहानी है जिसे सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। तुम्हारा मंगेतर जो आने वाला है तुम्हें डिनर पर ले जाने के लिए, तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त है सुनाने के लिए। वर्षा ने तनिक उपहासपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। वर्षा खामोश रही। राहुल भारी कदमों से चलता हुआ वहाँ से विदा हो गया। पिछवाड़े के रास्ते से चलो, रोबीरो बोला। सामने से कोई ना कोई आ जाता है, वो सिपाही भी क्या पता अभी यहीं कहीं घूम रहा हो। मारुति राम ने खामोशी से हामी भरी। वो पिछवाड़े में पहुंचे। पिछवाड़े से इमारत और भी खस्ता हाल लगती थी। उधर दीवारों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही थी कि यही करिश्मा लगता था कि यह इमारत अभी भी अपनी बुनियाद पर खड़ी थी। मारुति राव इमारत में वापस जाने का कतई ख्वाहिशमंद नहीं था, लेकिन रोबीरो ने उससे ऐसा कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रह रहकर उसकी आंखों के सामने रोबीरो के लोहे के डंडे की मार से नीचे सुबकते हुए धराशायी होते जंगकराज धोते की दयनीय सूरत घूम जाती थी और उसके आगे बढ़ते अपने पांव मन मन के महसूस होने लगते थे। इमारत में दाखिल होने से पहले उन्होंने पिछवाड़े के कंपाउंड का मुआयना किया। धोते वहाँ ना हो सकता था और ना था। फिर वो इमारत की तरफ बढ़े। अभी वो पिछले दरवाजे से दूर ही थे कि मारुति राव एकाएक ठिठक कर खड़ा हो गया। क्या हुआ? रोबीरो ने पूछा। तूने सुनी? क्या? भीतर से आती आहट। भीतर से? भीतर से कहाँ से? अरे इमारत में कहीं से। मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन मैंने साफ सुनी थी। वहम हुआ है शायद। चल। और वो दोबारा अभी 2 ही कदम आगे बढ़े थे कि मारुति राव फिर ठिठक गया। इस बार उसने रोबीरो को उसकी बाहें पकड़कर कस लिया और वापस खींचा। देख। क्या देखूं? वो खिड़की। क्या हुआ उसे? गौर से देख, गौर से। रोबीरो आंखें फाड़ फाड़ कर उधर देखने लगा। उसकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हुई तो उसे एक खिड़की के शीशों पर एक मानव शरीर की परछाई पड़ती दिखाई दी। उसके देखते देखते वो परछाई एक खिड़की पर लुप्त हो गई और दूसरी पर प्रकट हुई। भीतर धोते घूम रहा है। मारुति राव दांत पीसकर बोला। डांस कर रहा है तेरा बाप भीतर, साला अहमक। अबे मुर्दे भी कहीं उठ उठ के चलते हैं। तो फिर भीतर कौन है? जो कोई भी हो, पर धोते नहीं हो सकता। क्या पता वो अभी होश में आया हो और तहखाने से निकल कर ऊपर आया हो। सारा दिन बेहोश नहीं पड़ा रह सकता वो। अब तो 24 घंटे होने को आ रहे हैं। जो आदमी जिंदा बच गया हो वो होश में आने में इतना ही टाइम लगाता है। तभी साया खिड़की पर से गायब हो गया। कौन होगा? चुपचाप खड़ा रहे, बाहर निकलेगा तो पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद पहली मंजिल की एक खिड़की से जुगनू सा चमका। ये बात साफ थी, कोई किसी मध्यम सी रोशनी के सहारे सारी इमारत में विचर रहा था। मुझे डर लग रहा है। चुप, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, खबरदार।
रोशनी अब एक टूटी दीवार के पीछे सीढ़ियों पर चमकी। वो नीचे आ रहा है, बाहर चल, रोबिरो फुसफुसाया और दोनों दबे पांव बाहर की ओर चल दिए। राहुल के पास एक मामूली सिगरेट लाइटर था जिसकी रोशनी उससे मुश्किल से 3 या 4 फुट दूर तक ही पहुंच पाती थी। उसी मध्यम रोशनी के सहारे वो आंखें फाड़ फाड़ कर खंडर इमारत के भीतर का मुआयना करता फिर रहा था। बंदरगाह के इलाके में मैंगलोर स्ट्रीट और फिर मैंगलोर स्ट्रीट में वो इकलौती ध्वस्त इमारत तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इमारत के सामने दरवाजे से वो भीतर दाखिल हुआ था और उसके गलियारे में कदम रखते ही उसे अनुभव होने लगा था कि वो वहाँ पहले भी आ चुका था। हाल में कदम रखने से भी पहले उसे अनुभव हो रहा था कि विशाल हॉल के पृष्ठभाग में वैसा ही एक गलियारा और था जिसके पृष्ठभाग में एक इकलौती लेकिन अति विशाल खिड़की वाला एक कमरा था और वो कमरा खाली था। बड़े सब्र के साथ ध्वस्त इमारत में जहाँ जहाँ कदम रखना सुरक्षित था वो वहाँ फिरने लगा। पहली मंजिल पर एक बड़ा कमरा था जिसकी छत गायब थी लेकिन जिसका लकड़ी का फर्श कहीं कहीं से सलामत था। उस फर्श पर पाँव रखने का उसका साहस ना हुआ। उसके शरीर के भार से बचा कुचा लकड़ी का फर्श टूट सकता था और साथ ही वो भी नीचे गिरकर अपने हाथ पांव तोड़वा सकता था या जान से हाथ धो सकता था। बहरहाल उसे तसल्ली थी कि उसका पिछली रात का साथी वहाँ नहीं हो सकता था। सीढ़ियाँ चढ़ने जितना होश अगर उसे था तो उसे ये भी दिखाई दिए बिना नहीं रह सकता था कि उस कमरे का लकड़ी का फर्श कमज़ोर और क्षतिग्रस्त था। वो अब भी महसूस कर रहा था कि अगर लड़की थोड़ी देर के लिए उसके साथ वहाँ चली आती तो उसका बेहतर मार्गनिर्देशन हो सकता था। एक बार फिर वो पिछवाड़े में पहुँचा। एन उसी समय पिछवाड़े के रास्ते से रोबिरो और मारुति राव बाहर गली में कदम रख रहे थे। राहुल का सारा ध्यान अगर अपने लाइटर की रोशनी के सीमित दायरे में ही ना केंद्रित होता तो उसने बड़ी सहूलियत से उन दोनों को देख लिया होता। डिनर के लिए अशोक के साथ जाती वर्षा ने उसे सारा रास्ता बताया। रास्ते में कार में वर्षा से उसे अपने पर्स की वापसी की दास्तान सुनाई। कमाल है, उसकी किसी गर्लफ्रेंड की शक्ल तुमसे मिलती थी? हाँ, बकौल उसके हुबहू। देखने में कैसा था? अच्छा, खूबसूरत, खानदानी, लेकिन इतना बड़ा, इतना मोटा, जैसे कि किसी आदमी को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा रहा हो। इतने गुण, लेकिन बोतल का इतना रसिया कि टुन होकर वो भूल जाता था कि कहाँ पड़ा था। हाँ, लगता था जैसे बेचारा कोई गम गलत करने के लिए पीता हो। मुझे तो रहम आ रहा था उस पर। उम्र क्या रही होगी उसकी? 27-28 साल। रहता कहाँ है, करता क्या है? अब ये सब तो मैंने पूछा नहीं। पूनम नाम की जिस लड़की का जिक्र कर रहा था उसे तो वो लंदन में रहती बता रहा था। अशोक, वो नेवी के आदमियों जैसी वर्दी पहने था। उसकी पीक कैप भी नेवी जैसी थी और उसे विश्वास हो गया था कि उसी को तुमने खंडर इमारत में फर्श पर अचित पड़ा देखा था। शायद नहीं हुआ था। हो गया होता तो फिर कहानी ही ख़त्म हो जाती। फिर तो ये लगता कि कोई दूसरा आदमी उसके साथ था ही नहीं, जबकि फ़िक्रमंद वो उस कथित आदमी के लिए ही था। क्यों? क्योंकि वो बीमार था या घायल था या दोनों बातें थीं और उसे किसी की मदद की ज़रूरत थी। ओह, और पता है तुम्हें, वो चाहता था कि मैं उसके साथ खंडर इमारत तक चलूं और उसे बताऊं कि इमारत में मैंने उसे कहाँ पड़े देखा था। तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। अरे कैसे चली जाती मैं? तुम जो आने वाले थे, और ऊपर से मैं एक बिल्कुल अजनबी के साथ यूं घर से चली जाती तो बाद में तुम उस पर खफा नहीं होते? कहते थे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो, ये बात थी।